नमस्कार, स्वागत है आपका जनता संवाद में। मैं प्रकाश मेहता। तो आज बात करेंगे भारतीय इतिहास में जो आक्रांता थे उनका महिमा मंडन क्या जानबूझकर किया गया है, यही आज का विषय है। और हमारे साथ आज इसी पैनल में मैं सभी का स्वागत करूंगा। सबसे पहले हमारे साथ मुकेश त्रिपाठी जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मधु शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मीनाक्षी रॉय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास जनता संवाद में। आज जिस तरह से किसी भी क्षेत्र में अगर हम काम शुरू करें तो इतिहासकारों की बात जरूर होती है। और इतिहासकार जब हमारे किसी भी क्षेत्र में आते हैं तो उन्हीं की बात सबसे पहले की जाती है कि इतिहास गवाह कहते हैं। तो आज जिस तरह से आक्रांताओं का महिमा मंडन क्या जानबूझकर किया है, सबसे पहले तो यही प्रश्न है मेरा। और हमारे साथ मुकेश त्रिपाठी जी है। सबसे पहला प्रश्न आपसे ही होगा मुकेश जी, जिस तरह से क्या भारतीय इतिहास में आक्रांताओं ने खास महिमा मंडन जानबूझकर किया है क्या? सबसे पहले मैं तो आप लोगों को बधाई और शुभकामना देता हूं। जो भी हमारे पैनल है उनको भी मेरा नमस्कार है। मेरी आवाज जा रही है ना? जी जी जी। इतिहास में हमारे जो आज़ादी के बाद जो इतिहास का लेखन हुआ उसमें महिमा मंडन नहीं किया गया है। आज़ादी के बाद हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कमाल आज़ाद जैसे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, उनके पास ऑप्शन था। वो चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे, नहीं गए थे। वो भारत में रहे थे, भारत को अपना मुल्क माने थे। और शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, उनकी काफी योगदान है भारत में। तो उन्होंने तो ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था आज़ादी के बाद के इतिहास का गलत व्याख्या हो और आक्रांताओं का महिमा मंडन हो। और इतिहास में जो मेरा जो है उसमें कहीं से आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं है। उस समय की जो सामाजिक संरचना है, उनकी जो शासन व्यवस्था है या उस समय की जो परिस्थिति है उसका विवरण किया गया है। और इतिहास कोई मंच थोड़े है जो निर्णय जज के जैसा निर्णय देता है। वो तो आपको समझना है, इतिहास को पढ़ के समझना है। तो उस तो कोई मंच है नहीं जो निर्णय दे रहा है कि इसका आक्रांता का महिमा मंडन हो रहा है या गलत हो रहा है। दूसरा एक और है कि आक्रांता अगर भारत में सफल हुए हैं, आए हैं और उन्होंने आक्रमण करके यहाँ विजयी वो साबित हुए, तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी तो हम पढ़ेंगे तब ना हम अपनी कमजोरी को दूर करेंगे। आपका एक है कि सुरक्षा, तो सुरक्षा इतिहास के पन्नों से नहीं होती है ना, ये तो आप जानते हैं प्रकाश जी और मीनाक्षी जी। इतिहास के पन्नों से सुरक्षा नहीं होगी। इतिहास के पन्नों से की किताब पढ़ के सेना के नायक सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। सुरक्षा तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी या जो हमारे सेना का पराक्रम होगा उसकी भारत की होगी। और हमारी जो कमजोरियां रही हैं इतिहास को उजागर करता है। पानीपत की आप तीसरी लड़ाई को देखिएगा तो उसमें आपको कितनी कमजोरी रही है, आप जो भी इतिहास पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा। तो हम हारे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, और हम तो खुद बुलाने गए हैं ना। इतिहास बड़ा कटु है, जब पूरा विश्लेषण करने लगिएगा तो बड़ा विकृत रूप आ जाता है। बिल्कुल मुकेश जी और मीनाक्षी जी, जिस तरह की इतिहासकारों की वैचारिक सोच ने भारत की वास्तविक इतिहास को विकसित करने की कोशिश की है, क्या क्या लगता है आपको? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे विद्वान प्रतिद्वंदी जी, आपको भी मेरा नमस्कार। मेरा मानना ये है कि अगर हमें हमारे इतिहासकारों ने गलती की है तो हमें उसे सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इतिहासकारों की गलतियाँ ऐसी हुई है जो हमारे भारत के भविष्य को एक गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती है, जो हमारे देश को फिर से गुलामी की तरफ लेकर जा सकती है। क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने जो हमारे आक्रांता आए थे, हमारे देश में जो भी आक्रांता आए थे, उनको उन्होंने बहुत ही महान बताया है। उनके अत्याचारों को एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की तरह प्रेज़ेंट किया है। उन्होंने जिस तरह से हमारे मंदिरों का विध्वंस किया है, उन्होंने उनको पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बताया है। यह केवल हमारे इतिहास को विकृत नहीं करता है, यह
इसकी वजह से हमारी राष्ट्र की चेतना भी कमज़ोर होती है। इतिहास को समझने के लिए सिर्फ़ यह काफ़ी नहीं है कि हमें देखना है कि हमारे लिए क्या तोड़ा गया, हम हार गए। हमें यह भी देखना होगा कि क्या बदला गया, क्या छिपाया गया और क्या-क्या नाम दे दिया गया। अगर हम इस बात को मान लें कि हम हारे थे, तो हमें तो उस बात को हार मान ही लेनी पड़ेगी। इस बात से हमारा राष्ट्र फिर महान नहीं बन पाएगा, हम फिर से अपने राष्ट्र को सोने की चिड़िया नहीं बना पाएँगे। यह हमारा देश एक बहुत ही शक्तिशाली देश था। हमने अनावश्यक किसी के ऊपर किसी भी तरीके का अत्याचार नहीं किया। बस हमारे हमारे देशवासियों से गलती ये हुई कि वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे कि वो आने वाले खतरा को देख नहीं सके, उसको भाँप नहीं सके, जिसकी वजह से आक्रांता हमारे देश में आए और उनकी मंशा सक्सेसफुल हो गई। तो अभी भी अगर हमारे युवाओं को इन आक्रांताओं ने क्या किया, इसकी सही जानकारी नहीं होगी उनके पास और उस चीज़ को वो इतिहास को सही से समझ नहीं पाएँगे, तो वो आज वर्तमान में डिसीज़न कैसे ले पाएँगे? और अगर आज वो डिसीज़न नहीं ले पाए, तो वो हमारे भविष्य को कैसे बदल पाएँगे और कैसे सुरक्षित रख पाएँगे? कहीं न कहीं एक राष्ट्र विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देना इसका पूरा कंक्लूज़न जो आपने कहा उसी को समझ लेते हैं हम और हमारे साथ है मधु शर्मा जी। मधु शर्मा जी जिस तरह से युवा पीढ़ी है आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि हमें गलत इतिहास पढ़ाने से कहीं न कहीं एक राष्ट्र विरोधी ताकतें कहीं न कहीं बढ़ावा देने के योग्य हैं और यहाँ पर जो राष्ट्रभक्ति की भावना है उसको भी कहीं न कहीं युवा पीढ़ी को भी ठेस पहुँचती है कि हमें आज तक हमेशा कभी न कभी पहले से ही हमें गलत इतिहास पढ़ा दिया गया। उसी वजह से आज की युवा पीढ़ी इतनी कमज़ोर होती जा रही है। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि अपने देश के इतिहास को आज के युवा पीढ़ी के सामने तोड़ और मरोड़ कर जो है वो प्रस्तुत किया गया है और सही जानकारी जो आजकल की युवा पीढ़ी है उन तक नहीं पहुंच पाई है और जो उन्हें पढ़ाया गया, जो उन्हें दिखाया गया, जो उन किताबों में लिखा गया, केवल वही जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंची है, बच्चों तक पहुंची है, युवा पीढ़ी तक पहुंची है और इस समय समस्या ये है कि जो नई-नई जानकारियाँ या इतिहास जिसको छिपा कर रखा गया था, अब जो सामने आ रहा है या जो लाया जा रहा है, उसके द्वारा युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है कि क्या सच है और क्या झूठ है। और इसी भ्रम के कारण वो एक निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं कि जो पढ़ाया गया वो ठीक था या जो अब सामने आ रहा है वो ठीक है। तो इसके लिए जो है सबको जैसे हम जैसे लोगों को आगे आना होगा, वो जन-जन तक सही इतिहास, सही जानकारी, क्या-क्या देश के अंदर हुआ, क्या-क्या छिपाया गया, वो सबके सामने लाना होगा और तथ्यों के साथ लाना होगा। कहते हैं ना कि जब सबूत प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसको सच माना जाता है। बिना तथ्यों के आधार पर हम कोई भी बात जो है आजकल की युवा पीढ़ी के दिमाग में नहीं बिठा सकते हैं। तो इसके लिए तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर और हम सबको मिलकर जो हमारा सही इतिहास है, आक्रांताओं ने क्या किया, किन-किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी और कैसे देश का बँटवारा हुआ, किन तथ्यों पर हुआ और कैसे भारत और पाकिस्तान की नींव रखी गई, किन शब्दों के माध्यम से एक कहानी बहुत लंबी है, इसके बारे में अगर प्रश्न नेक्स्ट आया तो बात भी करेंगे। तो हुँ, हमारे इतिहास को छुपाकर जो एक बहुत बड़ी गलती पिछले सालों में हुई है, उसको सुधारना आवश्यक है, ताकि देश का गौरव, राष्ट्र का गौरव उसके बारे में बच्चों को पता चले और तथ्यों के हिसाब से पता चले, तो बच्चों के दिमाग में बात बैठती है। प्रकाश बंधु जी जिस तरह से इतिहास की गलत व्याख्या करना कहीं न कहीं आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कहीं न कहीं एक तरह से देखें तो खतरा मान सकते हैं। जिस तरह से हमने इतिहास के पन्ने पढ़ाए गए उन इतिहास में आज भी आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या हमारे लिए ये एक आंतरिक सुरक्षा का भी सवाल उठता है? कैसे देखते हैं इसे? सभी पैनल पढ़ाए अतिथि को मेरा नमस्कार। प्रकाश जी आपको भी। देखिए, इतिहासकारों से जो भूले हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है जहां से भारत की
जो धरोहर है उसके लेगेसी को खत्म करने का काम किए हैं उन्होंने, वो विषय है समय गणना। श्रीमद् भगवत गीता के प्रसिद्ध 8वां अध्याय के 15वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में महात्मा अर्जुन से ताल ठोक कर कहा है, मैं इस शब्द को बोल रहा हूं, इसको मैं पुनः दोबारा दोहरा रहा हूं, ताल ठोक कर बोला है युद्ध क्षेत्र के मैदान में, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। उसमें क्या है कि अपना सतयुग 17,28,000 वर्ष का है, अपना त्रेता 12,96,000 वर्ष का है, और द्वापर 8,64,000 बार का है, और कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। यानी अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो सतयुग में हीरा मोती ही विनिमय का साधन था, और त्रेता में देखें तो सोना चांदी है, और द्वापर में देखते हैं तो चांदी और तांबा है, और कलयुग में लोहा और मिट्टी है। विगत 5,126 वर्ष का हमारा महाभारत काल बीता है, और इस देश का दुर्भाग्य है इतिहासकारों का कि लंपट, मूर्ख, जाहिल, चोर, उचक्के, पकड़मार, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन को मानने वाले ईसाई हो, सभी ने एक ही काम किया है, संस्कृति और सभ्यता को जड़ से समाप्त करने के लिए उन्होंने शंखनाद किया, और पूरे के पूरे दुनिया का सभ्यताओं को जो है बर्बाद करने का काम किया है। स्वाभाविक है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी, एक तरफ हमारा हिमालय था और दूसरे तरफ जो है सागर और महासागर था, उसमें संसाधन दुनिया में कम था भारत को छोड़कर, तो हम आक्रमण हमारा नहीं होता था, क्योंकि जहाज होते ही नहीं थे कि आक्रमण हम पर करे वो। तो 800 वर्षों से लेकर इस्लाम ने हम पर आक्रमण किया, और 250 से 300 वर्षों में ईसाइयों ने छल प्रपंच करके आपको पूरे भारत को गुलाम बनाने का काम किया। और यही कारण है कि जब कांग्रेस पार्टी, जिसको पूरा देश अब जानने लगे है, ये आधे अधूरे हैं, कटे फटे पर वो अपना धर्म मानते हैं। सन 1920 में आपको ध्यान में होगा, कांग्रेस पार्टी ने पहली बार खिलाफत आंदोलन को जो है समर्थन करके भारत को सभ्यता के युद्ध में फंसाने का काम किया है। अब जब 1947 हुआ तो आपको सब मालूम है कि जब सभ्यता के युग में भारत के पुनः हिंदू फंस गए तो भारत का बंटवारा हो गया। जब भारत का बंटवारा हुआ तब भी चैन से भारत के हिंदुओं को रहने नहीं दिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले वामपंथियों के साथ मिलकर आपस में गुप्त समझौता किया। ये कांग्रेसियों ने क्या किया? कहा कि आप ब्यूरोक्रेसी लो और हम शासन करेंगे। 70 वर्षों में पूरे देश के जो है शिक्षा व्यवस्था को, खासकर इतिहास को जो है तार तार करने का काम किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले आक्रांताओं को हीरो बनाने का काम किया, और इसका असर यह हुआ कि जितने भी आईएएस बने हैं, जितने भी अलग अलग सेक्टर में है, इस देश को धर्मशाला समझे। ये मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि 1947 में राष्ट्र बना। तो मेरा इसमें 2-3 विषय है सारे पैनल में बैठे हुए लोगों से। पहला कि इतिहास में बोला जाता है कि सिकंदर विश्व विजेता है। मेरा तार्किक प्रश्न है कि जब सिकंदर विश्व विजेता रहा है तो आप ये बताइए उस समय विश्व में कितने देश थे? कुल मिलाकर 4 देश थे। विश्व विजेता कैसे हुआ साहब? दूसरा, उन्होंने कहा कि अरबी घोड़ा है। अरे अरबी घोड़ा कैसे हो सकता है साहब? अरब में तो घास के तिनके नहीं उगते। अरब में तो आपको चना नहीं होता, घोड़ा चना और घास खाता है। रोकना चाहूंगा क्योंकि सभी पैनल को लेना पड़ेगा। जिस तरह से पाठ्य पुस्तकों का आज भी जिक्र होता है, तब कहा जाता है कि पाठ्य पुस्तकों में भी हमें भी गलत इतिहास पढ़ाया गया। और यही नहीं बल्कि हमारे जो वीर थे, जो हमारे लिए प्रतिरोध आंदोलन जो किए गए थे, उनके बारे में भी हमें गलत पढ़ाया गया था। आज व्यवस्थाएं आप देखेंगे कि पाठ्य पुस्तकों में भी वही पढ़ाया जा रहा है जो पिछले टाइम में पढ़ाया जाता है। हालांकि जो मौजूदा सरकार है, कुछ अमेंडमेंट उसमें हुए हैं। आप कैसे देखते हैं मुकेश जी, जिस तरह से आज भी हमें वही इतिहास पढ़ाया जाता था जो पिछले टाइम में हमें पढ़ाया गया था, आज भी वही इतिहास
कैसे हम इसमें सुधार ला देखिए, सकते हैं अभी और कैसे हम इसके जी, विगत कुछ वर्षों से इतिहास के नाम पर समाज में वैमनस्य और ध्रुवीकरण, हुँ, सिर्फ वोट बैंक के लिहाज से, सिर्फ वोट बैंक के लिए एक ध्रुवीकरण का प्रयास हो रहा है इतिहास के नाम पर, इतिहास के पन्नों पर। अरे आपको मौका था, अटल जी की भी सरकार थी या इधर अभी सरकार आई है, तो इतिहास में आप पुनर्लेखन करवा सकते थे ना, जोड़ हुँ, सकते थे। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम महिमा मंडन नहीं किया था, वो एक यथार्थ बतलाया गया था कि उस समय ये घटना हुई। अब उसको आपको लिए कड़वा है और किसी के लिए खराब, उससे पहले का भी जब आप देखिएगा मुगल काल से पहले का, तो उससे हुँ, भी पहले का काफ़ी है। तो अब जो देखने को आपको मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, एक पर एक जो भी राजाओं का जो कर्म है, कुकर्म है, कुकृत्य है, कहाँ तक उस पर बहस करते रहिएगा। कूपमंडूक बन के तो काम चलता नहीं है। अब पुरानी ही हाँ, बातों को लेके कहीं महिमा मंडन नहीं है, ये इतिहास कोई मंच ही नहीं है, कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है, जो इसको किसी को महान और खलनायक है। जो यथार्थ है उसको विवरण दिया गया है। अब यथार्थ तो है ना कि हम हर युद्ध हार रहे हैं, पानीपत का हाँ, युद्ध हो, चाराना सांगा हारे हैं, पुरुष हारे हैं। आप सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त हुआ, क्यों हुआ? भीमदेव की कहाँ-कहाँ कमजोरियाँ रही हैं, या पानीपत के युद्ध में, तीसरे युद्ध में भाव कहाँ फेल हुए हैं, किस हुँ, रणनीति पर फेल हुए। आप व्यक्तिगत रूप से वीर हो सकते हैं, सामूहिक रूप से अगर आपके में नहीं नेतृत्व क्षमता होगी तो कैसे आप युद्ध। कृष्ण भगवान ने तो शस्त्र नहीं उठाया था ना, इन्होंने कृष्ण का जिक्र किया, उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह की रचना की जिसमें सारे कौरव मारे गए, अंत अंत आते थे सारे समाप्त हुए, और अर्जुन के पक्ष में या इनके पक्ष में, पांडवों के पक्ष में फैसला हुआ। तो फिर इन्होंने क्या पढ़ा, हमारे आगे वाले शासकों ने क्या कृष्ण को समझा या पढ़ा था? राजा पृथ्वीराज चौहान की गलतियां को आप स्वीकार नहीं करेंगे क्या? तो फिर मधु जी तो हाँ, उसी को तो यथार्थ को विवरण है इतिहास में, कहीं से महिमा मंडन नहीं है। अब इसका हाँ, सरलीकरण करना हो जाएगा ये एक तरह से, कि महिमा मंडन ये जो भी आए हैं, लुटेरे आए हैं, वो चाहे मोहम्मद बिन कासिम हो, गजनी हो, चाहे जो भी हो, हाँ, या मतलब साहब दाली हो या अंग्रेज हो। अरे 200 तो सैनिक लेके ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो इसी देश के लोगों के द्वारा न शासन किए कि कोई 1 लाख और 4 लाख और 5 लाख फौज लेके आई है, कि भारतीयों के द्वारा ही भारतीयों पर शासन उसने किया है। तो हाँ, इसको सरलीकरण नहीं कीजिए, और इसका इतिहास के नाम पर मैं इसको सामाजिक वैमनस्यता और ध्रुवीकरण, ये जो वोट का, इस पर मैं चाहता हूं कि नहीं हो, तो अच्छा रहेगा हाँ, आने वाले पीढ़ी के लिए। हाँ। जैसे कि मधु जी इन्होंने कहा कि एक तरह से वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर की जा रही है, पर आपको क्या लगता है कि बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के ये संभव है कि हम जो इतिहासकारों की भूल है उसको सुधार सकें? क्या हो सकता है इसमें, क्या हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं? कैसे हम इसको सरल बना सकते हैं? कैसे हम इतिहासकारों की भूलों को सुधार सकते हैं? क्या लगता है आपको? प्लीज थोड़ा प्रश्न दोबारा दोहरा दीजिए, आधा आधा सुना है। वो सिग्नल की आपको प्रॉब्लम है, थोड़ा बता दीजिए। हाँ, मुकेश जी ने कहा कि इसको एक वोट बैंक ना बनाएं और जिस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप की भी यहाँ पर बात हुई, तो आपको क्या लगता है कि बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के इन इतिहासकारों की भूल को हम सुधार सकते हैं? कैसे हम इसको सुधार सकते हैं और इसका सरल उपाय क्या है हमारे लिए? देखिए, यही तो समस्या है देश की, कि बात किसी पे भी की जाए, उसमें राजनीति लाना कोई ज़रूरी नहीं होता। ये हुँ, कोई वोट बैंक के लिए अगर कोई भी सुधार हो रहा है हमारे इतिहास के अंदर, या उसको तथ्यों के अनुसार प्रयास किया जा रहा है, या नई शिक्षा नीति के अंदर, हुँ, इतिहास की पुस्तकों के अंदर अगर कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, तो इसको वोट बैंक की राजनीति से क्यों जोड़ना? हर एक चीज को वो राजनीति से ना जोड़कर राष्ट्र के बारे में और देश के बारे में सोचने की आवश्यकता है। अब हुँ, जहां तक सुधार की आवश्यकता है, बात है कि हमें अपनी संस्कृति के बारे में तो बहुत कम, और जो आक्रांता इस देश के अंदर आए, जो कुछ भी उन्होंने किया, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि 200 लोग ही आए थे ना, ब्रिटिश जो आए थे वो 200 ही आए थे ना, बाकी हिंदुस्तानी थे। तो हुँ, फिर वही बात गद्दारों की तो हम कर रहे हैं, उन्हीं की तो बात कर रहे हैं कि अगर देश के अंदर गद्दारी ना होते तो शायद हुँ, किसी प्रकार का भी हमला और ये कुछ देश के ऊपर ना होता। तो अब अगर देश की बात कर रहे हैं, अगर उसमें राजनीति के आते हैं,
तो राजनेता ही होते हैं जो शिक्षाविद होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र को संभालते हैं। अगर वो शिक्षा के क्षेत्र को संभालते हैं, अगर उसमें वो परिवर्तन करना चाहते हैं, देश की युवा पीढ़ी को उसको बताना चाहते हैं कि तथ्य क्या है, सच क्या है, तो उसमें राजनीति को लाना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, कि इसको राजनीति से दूर रखकर राष्ट्र के लिए और देश के लिए सोचना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। मीनाक्षी जी, जिस तरह से इतिहासकारों की बात हुई है, तो आपको नहीं लगता है कि जो इतिहासकारों ने भूल की है, तो कहीं न कहीं इसका फ़ायदा विदेशी ताकतों ने उठाया है और आज भी उसी तर्ज पर आज भी उन्हीं इतिहासकारों की भूलों का फ़ायदा विदेशी ताकत उठा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? विदेशी इस चीज का फायदा बहुत ही अच्छे तरीके से उठा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ हमारे ऊपर तलवारों से शासन नहीं किया है, उन्होंने बहुत ही सोच समझकर उन्होंने एक राजनीति बनाई थी, जिसको उन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया था। क्या है कि हमारे भारत का भविष्य या फिर किसी भी चीज का अगर भविष्य है, जिसको एक दिशा देने का जो एक तरीका होता है, उसको निर्णय करती है एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। इतिहास भी निर्णयों से ही बना हुआ था और हमारा भविष्य भी निर्णयों से ही बदला जा सकता है, जिसके लिए हमारे नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका है, रही है और आगे भी रहेगी कि उनके निर्णय कैसे रहे हैं और कैसे रहेंगे। रही हमारे भारत के विकसित होने की बात, तो भारत तो विकसित होकर ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, भारत के सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म विजन के स्तर पर, वो इसको ऑटो पायलट मोड में लेकर जाने को चल रहे हैं। तो ये हमारा देश तो विकसित होकर रहेगा, लेकिन जिस तरीके से इतिहासकारों ने कई चीजों को मिटाने की, कई तथ्य को मिटाने की कोशिश करी है, जैसे कि कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है जो कि दिल्ली में स्थित है। सबको पता है, इतिहासकारों को भी पता है कि 27 जैन और हिंदुओं ने मिलकर उस मंदिर को बनाया था और उस मंदिर को तोड़कर वहां पे फिर मस्जिद बना दिया गया है। वहां देवी देवताओं की आकृतियां अभी भी है। यह केवल धार्मिक आक्रमण नहीं था, यह सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने की रणनीति थी। दूसरा अगर हम उदाहरण लें तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, वो एक संस्कृत पाठशाला और सरस्वती मंदिर थी, जहाँ पे अभी भी वही स्तंभ और वही छत है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को बदला गया है। सो क्या है कि बात ये नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वही अंतिम सत्य हो। अगर ये सत्य नहीं भी है तो ये सवाल तो है, और अगर ये सवाल है तो इसको सिलेबस और कोर्स से हटा क्यों दिया गया है? क्योंकि सच्चाई सिर्फ ये नहीं है कि इतिहास केवल वही नहीं हुआ जो इतिहास में बताया गया है, इतिहास वह भी है जो इतिहास में छिपा दिया गया है। और इन्हीं जगहों पे इतिहासकारों ने भूले की है, या फिर जानबूझकर की गई हुई चुप्पी की वजह से हमारे राष्ट्र की चेतना कमजोर हो रही है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को यह बताया जा सके कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। और रही बात हमारे भविष्य की, तो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, वो स्पिरिचुअल हो, डिफेंसिव हो, टेक्निकल हो, एनवायरमेंटल हो, कुछ भी हो, हर फील्ड में हमें बदलाव की जरूरत है। अब तक भारत डिफेंसिव मोड में रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारा देश पीछे है, क्योंकि हमने सहन किया है, हमने संयम रखा है। लेकिन आज का भारत वह भारत नहीं रहा है। मैं चाहूंगी कि हमारा भारत एक डिसिसिव एक्शन ले। हमारा लक्ष्य सिर्फ दुश्मनों को हराना ना हो, बल्कि एक ऐसा महान राष्ट्र पैदा करना हो जिसको देखकर दुश्मनों की हिम्मत ही ना हो कि वो हमारे देश की तरफ आग उठाकर देख भी सके। ये एक अग्रेशन नहीं, ये एक डिटरेंस है। मैं अहिंसा के खिलाफ नहीं हूँ, बस ये मैं चाहती हूँ कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक्शंस लेने बहुत ही आवश्यक है। जहाँ हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी क्रेडिबल हो कि युद्ध की नौबत ही ना आए, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो कि थ्रेट्स आने से पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाए, हमारी इकोनॉमिक पावर इतनी मजबूत हो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें दबा ही बिल्कुल, नहीं सके। बिल्कुल, बिल्कुल मीनाक्षी जी, जिस तरह से आपने कहा कि विकसित भारत का सपना लेकर तो हम चल रहे हैं, पर जो इतिहासकारों की भूल है, कहीं न कहीं हमें एक बैकवर्ड में डालने की कोशिश यहाँ पर की गई। अब हम इसमें कैसे सुधार ला सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं? हमारे साथ मनोज कुमार वत्स जी हैं, आपका बहुत स्वागत है बहुत जी, मनोज मनोज जी जी। का और स्वागत है। आपसे एक प्रश्न होगा कि सत्य आधारित जो हमारे इतिहास है और लेखन को मजबूत करने की जो क्षमता है, वो
कहीं न कहीं सुरक्षित भारत की एक नींव रख सकता है? या फिर जिस तरह से हमें पढ़ाया गया, वही एक सत्य आधारित सुरक्षित भारत रख सकता है? कैसे देखते हैं? आप सभी को नमस्कार। अभी इतिहास में जो बताया गया है ना, वह बिल्कुल जो नहीं बताना चाहिए वही बताया गया है। सिर्फ राजाओं का इतिहास बताया गया है। हमारी जो जीवन जीने की शैली थी, हमारा जो कल्चरल था, जो सोशल था, जो पॉलिटिकल था, जो इकोनॉमिकल था, वो सारी चीजों को छिपा दी गई। हमारे जो महत्वपूर्ण चीज थे, जिससे हमारा स्वाभिमान जगता, हमारा स्वावलंबन होता, उन सब चीजों को छुपा लिया गया। सिर्फ राजाओं का, और खासकर वैसे राजाओं को जो हमारी संस्कृति को कमजोर किए थे, वैसे ही राजाओं की चीजों को बताया गया। और स्पष्ट तौर पे मैकाले शिक्षा पद्धति ने ये तय कर दिया था कि अगर हम शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर देंगे तो वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन एक इतिहास में बताया जाता है कि ऊपर के लोगों को ही बता दिया गया कि यही चीजें बतानी है, कि एक शासन व्यवस्था के अधीन ही सारी चीजें हुई है। जैसे किसी को महान बना देना, अकबर को महान बना देना, औरंगजेब को महान बना देना। तो जैसे इनको महान बना दिया गया, और महान ही नहीं बनाया गया, उनको ईश्वर के बराबर कर दिया गया। अकबर जैसे शासक को ईश्वर के बराबर कर दिया गया। और हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, हमारी जो परंपराएं थी, हमारा जो आयुर्वेद था, हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, जो गुरुकुल की बातें थी, और वेद में, हम सब लोग इतिहास के लोग हैं, वेद में क्या बताया गया है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद में स्पष्ट है कि प्रकृति प्रदत्त घटनाओं को जो हम नहीं जाने, वही हमारा ईश्वर है। वेद ने ईश्वर सूर्य को माना है, वेद ने ईश्वर हवा को माना है, वेद ने ईश्वर चंद्रमा को माना है। आज हम सब बिहार के लोग और पूर्वांचल के लोग छठ पर्व करते हैं। आज छठ अंतर्राष्ट्रीय पर्व हुआ है। ये ऋग्वेद से ली गई चीज है। और आप ऋग्वेद की ऋचाओं में सबसे ज्यादा अगर चर्चा है तो सूर्य की चर्चा है, अग्नि की चर्चा है, इंद्र की चर्चा है। इंद्र क्या है? वो वर्षा के भगवान हैं। तो प्रकृति प्रदत्त घटनाओं को ईश्वर माना गया है। बाद के दिनों में हमारे भगवान राम को भी मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे, कृष्ण को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। और इतने जो बौद्धिक लड़ाई हुई है, वो लड़ाई के मूल में ये इतिहासकार रहे हैं। और इतिहासकारों ने हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी सभ्यता को कहीं ना कहीं गलत रूप से दिया है। मुझे तो लगता है इतिहास को पुनर्लेखन की जरूरत है। और इतिहास में सिर्फ राजाओं का इतिहास नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, हमारे पर्वों का, हमारे रिचुअल्स का, हमारे इकोनॉमी का। हम लोग पढ़ते पढ़ाते रहे हैं कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी आज नहीं है। आपको सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़क की व्यवस्था थी, जो नगरीय व्यवस्था थी, आज हम लोग सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि मैं उस प्रोफेशन से आता हूं। उस समय का जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, वो आज भी नहीं है। जो नगरीय व्यवस्था थी, वो आज भी नहीं है। इसलिए हमको इतिहास से सिर्फ शासन सत्ता की लेने की जरूरत तो है ही, साथ ही साथ इतिहास से हमें उस समय के शिक्षा व्यवस्था, उस समय के सांस्कृतिक व्यवस्था, उस समय के आर्थिक व्यवस्था, उस समय का स्वावलंबन, स्वदेशीपन, ये सारी चीजों को लेने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इतिहास का पुनर्लेखन होगा तो भारत को परम वैभव पर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। कहीं ना कहीं आप सभी पैनलिस्ट का ये कहना है कि इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो इतिहासकारों की भूल रही है, उस पर पुनर्समीक्षा जरूर होनी चाहिए। और इतिहास का जो है वो पुनर्लेखन जरूरी होना है, क्योंकि जिस तरह से युवा पीढ़ी को पिछले इतिहास में पढ़ाया गया और
तमाम तरह की जो पाठ्य पुस्तकों में जो दिया गया। लास्ट कमेंट मैं मुकेश जी का लेना चाहूंगा, क्योंकि समय की कमी है, और लास्ट कमेंट भी मुकेश जी आप इतिहास में कुछ आपको कहना जी। संतुलन जरूरी है, पुनर्लेखन हम्म, नहीं। समाधान जो है हाँ वो पुनर्लेखन नहीं है, संतुलन है। दोनों पक्ष की बात को आपको रखनी होगी। एक जी पक्षीय नहीं चलेगा, चाहे वो जी आक्रांता का हो या पीड़ित का हो। अगर हम पीड़ित हैं तो सिर्फ जी मेरा ही पक्ष नहीं, आक्रांता का भी पक्ष लेना हो, रखना होगा। तो आपको जी पढ़ाना तो दोनों पड़ेगा। संतुलन जी रखिए, प्रकाश जी आपका लास्ट कमेंट लेखन जी। नहीं। क्षमा कीजिए मुकेश जी, नहीं, कांग्रेस ने समाधान इतिहास इतिहास में जो बदलना भूलें नहीं किए हैं है। वो तो पाप ढोना ही पड़ेगा आपको, पहला। हाँ दूसरा ऐसा नहीं है है, कोई कि भूल नहीं की दुनिया है में राज कांग्रेस करने ने। वाला ये भारत इस 2 पे करोड़ आगे वर्ष पूरे बढ़िए। दुनिया में राज किया है, और हाँ भारत में वो प्रश्न हमेशा उठाया जाएगा कि अकबर द ग्रेट, तो व्हाट इज द महाराणा प्रताप। अरे हम आप तो अशोक दोनों में की से भी किसी ग्रेड एक को पढ़ाते चुनना हैं पड़ेगा। ना। आप अरे अकलंता तो के हीरो बनाएंगे, हम आप अशोक अकलंता को के भी हीरो ग्रेड, बनाएंगे, हम नहीं बना सकते हैं। भारत की जनता अकबर स्वीकार नहीं करेगी आपको। मनोज जिस जी तरह से मनोज जी मनोज जी राजनीतिक दृष्टि से मनोज जी हाशिए पर लास्ट ला दिया आपका है, ही कमेंट उस ढंग लेते से हैं, क्योंकि वैचारिक यहाँ दृष्टि पर से भी आपको प्रकाश स्कूल जी के रूप में मुकेश ले जी जाएगी। थोड़ा सा नहीं। रुकिए, अकबर आपका आक्रांता कमेंट नहीं है, आपका इसी देश कमेंट का नागरिक लेंगे। था। मनोज जी आपने कहा कि जी पुनर्गठन की बात आपने की, पुनर्लेखन की बात की, पर दोनों पैनलिस्ट हमारे आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं आक्रांताओं के बारे में भी पढ़ाना होगा। कैसे देख रहे हैं आप इसको इस नहीं, तरह आपकी से? कमियां को तो बताना ना होगा कि हम कहाँ कमी हुए तब ना आए हैं वो। आप नहीं, आप मोहम्मद 2 बिन देखिए, करोड़ वर्ष तक भारत पर दुनिया पर राज किया है, आपने लिखा है, मोहम्मद दुनिया को बताया मोहम्मद बिन है, कासिम दाहिर को परास्त आपने किया। बताया उस समय है। हम लोगों ने कहा गलतियां की है। अगर मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम, चंद्रगुप्त के कहने पर राजा पोरुष के मदद के लिए गए अरे रहते, बख्तियार तो खिलजी की हमारी नहीं ना करता। मातृशक्ति ने कामाख्या के मंदिर बख्तियार में घसीट के मारा था, हुआ। अपने मैं इतिहास में बताया है। नंद वंश के समय की बात कर रहा हूँ ना, कि जब आपने तो उसको मदद आपने करने के लिए पंजाब के राजा को मदद आपने करने के लिए सोमनाथ के मंदिर के पास थोड़ा आगे जाने पर सोमनाथ आप के दोनों की मंदिर पटचूनागढ़ प्रतिक्रिया में लेंगे मुकेश जी और प्रकाश जी, पटचूनागढ़ के आपका महिलाओं ने कमेंट लेंगे। उससे महमूद पहले गजनवी को एक घसीट के छोटा मारा सा था, कमेंट लतिया मनोज के जी मारा करना था, आप चाहेंगे। इतिहास में मनोज जी, बताए हैं। प्रकाश जी महमूद एक गजनी की सेकंड मौत की दीजिए, कहीं कोई एक मिनट, जिक्र नहीं है। एक पहले सेकंड। महमूद नहीं गजनी नहीं, जीते आप मुकेश थे, जी बताया है आपने आपने, दरवाजा किसने खोला था? नहीं नहीं, आपने सोमनाथ बताया मंदिर है का कि 2 सोमनाथ फरवरी मंदिर का 1835 को नहीं, नहीं, लॉर्ड सोमनाथ मैकाले मंदिर ने का पार्लियामेंट में कहा दरवाजा है किसने कि खोला? भारत के सिर्फ सबसे 200 गरीब आदमी सैनिक बस लेके 50 किलो सोना था। गजनी हम कैसे आगे के घुस लिए गया ये आपने नहीं सोमनाथ? बताया बहस है। जारी दस रखेंगे, हजार और आप जिस सोल्जरों क्या को तरह बता मदद रहे से किया। हैं? लगातार आप बता इतिहासकारों रहे की हैं भूल को कि सुधारने भारत की जो यहाँ है पर मांग हारा हो हुआ रही देश है। है, सेनापति भिखमंगों और का है, देश है, मैं नंगों का देश आप इतिहास है, बहुत पैनलिस्ट कटु का है। बहुत बहुत चोर धन्यवाद उचक्के को महिमा में करूंगा आज के इतिहास इस कटु है। जनता संवाद में। मेरा अगर आप मानना है, चाहेंगे तो आगे आप भी इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम लगातार मानना इसी पर है बहस करेंगे आगे भी। मेरा मानना है जी मेरा मानना है मेरा मानना है कि इतिहास को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पुनर्लिखन हो। ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे ही विचार को लिया जाए। जैसे कल मैं मधेपुरा विश्वविद्यालय एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में था, तो चाहे वो गुप्त काल का टेरिकोटा हो, चाहे वो सिंधु घाटी का हो, चाहे वो बुद्ध पीरियड का हो, जब तक हम इतिहास को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर नहीं लिखेंगे और उसको सभ्यता और संस्कृति से जोड़ के नहीं देखेंगे, या पुनर्लेखन हो या संशोधन हो, लेकिन आवश्यक है और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इतिहास को लिखने की जरूरत है। मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल मनोज जी। प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी आपका भी धन्यवाद। मीनाक्षी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के तथ्यों का और वैज्ञानिक दृष्टि से और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हमारा जो इतिहास है वो लिखा जाए, इसी तरह से मनोज जी ने भी कहा, और जिस तरह से आपने कहा कि जो इतिहासकारों की भूल रही है उसको सुधारने की जरूरत है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता संवाद में आप लोगों का इसी तरह से आगे भी इसी तरह के विषय हमारे साथ रहेंगे, और आपको फिर से हम इसी जनसंवाद में जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए जनसंवाद।